नसीड्स। नसीड्स क्या होता है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। नसीड्स जो होती है ये एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए और इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए। ये एक खाली एंटी इन्फ्लामेटरी ही नहीं है, इसके अलावा ये एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स की तरह काम करती है। इसके दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को हम नारकोटिक्स भी बोलते हैं और नॉन ओपियोइड्स को हम नॉन नारकोटिक्स भी बोलते हैं। ओपियोइड्स जो होते हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं और ये सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल्स कोडीन हो सकता है, मॉर्फिन और नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स। नॉन ओपियोइड्स जो होते हैं वो पेन को रिमूव करने के कैपेबल होते हैं और ये सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम नहीं करते हैं। इसमें एग्जांपल आएंगे एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन। फिर हम आएंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इससे समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नसीड्स काम कैसे करती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे सेल में कोई इंजरी हुई है तो सेल में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आर्किडोनिक एसिड जो होते हैं उस पर COX-2 एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है। आर्किडोनिक जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है और थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है? पेन, इन्फ्लामेशन और जो हिस्टामिन होता है, मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो, और कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ा देता है। ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन के काम में पेन को इंड्यूस कर देता है, इन्फ्लामेशन को कर देता है, हिस्टामिन को और कैपिलरी परमिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। और जो थ्रोम्बोक्सिन जो होता है उसमें क्या सिंथेसिस करता है? जो प्लेटलेट्स होती है उसको करता है और रोलेक्स फॉर्मेशन कर देता है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि एक कॉइन लाइक आरबीसी बन जाती है रोलेक्स फॉर्मेशन में। और जो COX-1 जो होता है वो जीआई, किडनी और प्लेटलेट्स पे काम करता है और COX-2 इंड्यूसिबल जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे काम करता है और COX-3 कंस्टिट्यूटिव जो होता है वो ब्रेन, हार्ट और एओर्टा पे काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कि नसीड्स कैसे काम करते हैं इस एक्शन पे। सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारे नसीड्स जो होते हैं वो COX एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के अंदर, और ये पेन का मैसेंजर रिसेप्टर होता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक पेन रिसेप्टर है, ठीक है। और नसीड्स अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को और फिर उससे क्या होगा? COX एंजाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। और COX एंजाइम का एक और काम क्या है कि थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस करना, जो एक केमिकल मीडिएटर है इन्फ्लामेशन का। ये क्या काम करता है? थ्रोम्बोक्सिन ब्लड क्लोटिंग करता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नसीड्स। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम इनको? ये 4 टाइप में होते हैं। नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, सेमी सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, इसको हम प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स और एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी कौन कौन से होते हैं? जो नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं उसमें हमारी आती है एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम सैलिसाइलेट्स भी बोलते हैं, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, कीटोरोलैक, मेफेनेमिक एसिड एंड पायरोक्सिकैम। और सेमी सेलेक्टिव में आती है डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक और निम्बुसलाइड। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में आता है सेलिकॉक्सिब, इटोकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब। ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी में आएगी PCM का दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफेन और इसको एक और नाम से भी बोलते हैं हम N-एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। अब हम एक ड्रग लेके उसके बारे में समझेंगे। एस्प्रिन का नाम होता है केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्प्रिन एक सैलिसाइलेट है जिसको हम यूज़ करते हैं पेन के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए।
ये एक इस और क्या करता है, ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देता है, स्ट्रोक को कम करवा देता है, ब्लड क्लॉट को भी कम करवाने में हेल्प करता है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन और वीकली एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एस्प्रिन कैसे काम करती है। एस्प्रिन अगर हम लेंगे तो क्या करेगा, वो पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और फिर क्या होगा, पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद जो पेन इम्पल्सेस होंगी वो ब्लॉक हो जाएगी सीएनएस के अंदर, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देगा, प्लेटिलेट एग्रीगेशन को कम कर देगा, और ये वैसोडाइलेशन को इंड्यूस करेगा पेरिफेरल वेसल्स के अंदर, ताकि हम इसको एंटीपायरेटिक्स की तरह भी काम कर पाएंगे। फिर अगला आया इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस होंगे, कब कब हमको लेनी चाहिए। जब हमको कोई मॉडरेट पेन हो रहा हो तब, फीवर में, रूमेटिड अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एमआई में हम क्यों लेंगे, ताकि कोई ब्लड क्लॉट अगर बन रहा है वेन में तो उसको हम रिलीव कराने के लिए, कॉलन और रेक्टल कैंसर में, और थ्रोम्बोऑन्कोलाइटिक डिजीज़ में। फिर ये हम इसको कैसे कैसे ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी, ये टैबलेट फॉर्म्स में होती है, 75 mg में, 150 mg, 300 mg, 650 mg इसमें आती है। फिर हम देखेंगे इसके डोज में क्या होगा। डोज में हम देखेंगे अगर हम 300 से 600 mg पर 8 आवर के हिसाब से अगर हम एस्प्रिन देते हैं तो वो एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स की तरह काम करेगा। अगर हम इसको 75 से 100 mg पर डे के हिसाब से देते हैं तो वो एंटी थ्रोम्बोटिक या फिर एंटी प्लेटिलेट्स की तरह काम करेगा। अगर हम इसको 75 से 100 mg पर kg के हिसाब से देंगे पर डे तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा। तो चाइल्ड को हम देते हैं 50 to 100 mg पर kg के हिसाब से पर 4 आवर्स में। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अगर हमको कब कब नहीं लेनी चाहिए। अगर हमको एलर्जी है एस्प्रिन से, हाइपर सेंसिटिविटी है तब नहीं लेनी चाहिए, जीआई ब्लीडिंग हो रही है तब, पेप्टिक अल्सर है तब, अगर कोई क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है तब, अगर किसी बच्चे को वायरल फीवर हो रहा है तब, माइल्ड डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, और लैक्टेशन के टाइम भी नहीं लेनी चाहिए, किडनी फेलियर के टाइम। फिर हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे, कैसे कैसे मेडिसिन काम करती है। पहले हम ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तब वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जीआईटी में। इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है 80 से 100%, और इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है पीक वैल्यू पे 1 to 2 आवर्स, और ये मेटाबॉलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में, स्वेट के थ्रू, सलाइवा और फीसिस के थ्रू। फिर इसका ड्रग इंटरैक्शन कैसे कैसे नहीं लेनी चाहिए। अगर जब हम एंटा एसिड और स्टीरॉइड्स के साथ अगर हम एस्प्रिन को लेते हैं तो इस एस्प्रिन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एंटा एसिड्स और स्टीरॉइड के साथ अगर हम लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। फिर हम आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है एस्प्रिन। साइड इफ़ेक्ट ए मतलब अस्थमा हो सकता है, ज़्यादा लेने से अस्थमा हो सकता है। सैलिसाइलेट इंटॉलरेंस हो सकता है, मतलब कि हमको एलर्जी हो सकती है, इंटॉलरेंस। पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइन और जीआई ब्लीडिंग, रेज सिंड्रोम और ईचिंग, हाइव्स या रेशेस हो सकते हैं, और टिनिटस हो सकता है। Thank you guys for watching and subscribe and like my video.